नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं हूं ताबिश हुसैन। शाम के 4 बज रहे हैं और वक्त है 4 के अलार्म का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे तमाम खबरों का राउंड अप और 4 बड़ी खबरों पर खास नजर रहेगी। कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले आप वो देखिए। पहली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में आज से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हो गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। दूसरी खबर राम मंदिर को लेकर है। राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ा हुआ अपडेट निकल कर आया है, जिसमें अब एक नया खुलासा हुआ है। क्या है वो खुलासा, उस पर पूरी खबर विस्तार से हम आपको बताएंगे। तीसरी खबर लॉरेंस गैंग पर है। लॉरेंस गैंग, दिल्ली पुलिस ने इस पर शिकंजा कसा है और अब एक करके उसके शूटर्स यहां पर पकड़े जा रहे हैं, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। चौथी खबर ईरान अमेरिका को लेकर आप जानिएगा। ईरान अमेरिका जंग एक बार फिर से छिड़ती हुई दिख रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद एक बार फिर से तनाव यहां पर इन दोनों मुल्कों के बीच बढ़ गया है। कैसी स्थिति है, सब विस्तार से आपको हम बताएंगे। लेकिन इन खबरों पर विस्तार से हम बात करें उससे पहले 4 बजे की 4 ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो सुर्खियों में रही। इसमें यह तस्वीर जो आपके सामने है, ये वियतनाम की है। देखिए, वियतनाम में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने काफी लोगों को यहां पर हैरान कर दिया है। वियतनाम में हुए नाव हादसे का एक वीडियो सामने आया है। राइड शुरू होने के 3 मिनट में ही हादसा हो गया। 20 लोग वक्त रहते बोट से निकले और पिछले हिस्से में बैठे 15 यात्रियों की इस हादसे में मौत हो गई। अब असम से एक तस्वीर सामने आई है, वो जरा आप देखिए। यहाँ पर नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। बुलडोजर के जरिए नशे के सामान को यहाँ पर नष्ट किया गया। नालबाड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा खुद रोलर चलाते हुए नजर आए और आज 472 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के ड्रग्स यहाँ पर नष्ट किए गए। चीन में इन दिनों बाढ़ से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। ये जरा तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से इस बाढ़ की वजह से विकराल रूप यहाँ पर नदियों का देखने को मिल रहा है। चीन के महाअभियान का मामला है, जहां पर बाढ़ का कहर दिख रहा है। अचानक आई बाढ़ के पानी में बड़ी संख्या में जानवर यहाँ पर डूब गए। ये तस्वीरें आपके सामने है। पानी का बहाव जरा आप यहाँ पर देखिए। इस पानी के बहाव में किसी के लिए में खड़ा हो पाना बहुत चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में ये जो पशु वहां पर मौजूद थे वो इस बहाव में फंस गए। बांग्लादेश में भी इन दिनों जबरदस्त बाढ़ के हालात हैं। ये देखिए आप जरा, किस तरह से सड़कों पर पानी यहाँ पर भरा हुआ दिख रहा है। लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना भी यहाँ पर एक चुनौती बन गया है। भारी बारिश ने पूरे शहर को अपने जद में ले लिया। हम लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं इसकी वजह से। ये आपके सामने तस्वीरें हैं राजधानी ढाका की, जहाँ पर गाड़ी तकरीबन यहाँ पर आधी डूब गई है पानी के अंदर। तो इतना पानी यहाँ पर सड़कों पर जमा हो गया है और ये सब जबरदस्त बारिश की वजह से। शुरुआत करते हैं विस्तार से, आपको खबरें बताते हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में आज पौधारोपण का एक नया इतिहास रचा जा रहा है और सूबे के 75 जिलों में एक ही दिन में 35 करोड़ पेड़ यहां पर लगाए जा रहे हैं। यूपी में पौधारोपण महायज्ञ जारी है। 35 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट रखा गया है। गोरखपुर से सीएम योगी ने इसका आगाज किया और एक पेड़ मां के नाम के इस अभियान के जरिए ये तमाम पेड़ यहां पर लगाए जाने हैं। मथुरा से लेकर गंगा एक्सप्रेसवे तक ये मुहिम चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में धरती के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का महायज्ञ शुरू किया गया और एक ही दिन में 35 करोड़ पेड़ लगाने का महा रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत गोरखपुर से की और महावृक्षारोपण 2026 अभियान का शुभारंभ कर दिया। पिछले 9 वर्षों से हम प्रदेश के अंदर इस अभियान को मजबूती के साथ लेकर के चलते हैं। 9 वर्षों में हम लोगों ने 242 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त किया।
लखनऊ और आसपास की जिम्मेदारी संभाले डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि एक पेड़ लगाकर हम मां को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इस अभियान को सफल बनाने से हम सबको पर्यावरण तो बेहतर हमारा बनेगा ही, और जो एक पेड़ माँ के नाम है, अपनी माँ को सच्ची श्रद्धांजलि इस एक पेड़ लगा करके दे सकते हैं। पेड़ की छांव में माँ की ममता को हम देख सकते हैं। यूपी में एक पेड़ माँ के नाम थीम पर आधारित एक महाअभियान में प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ पौधारोपण जारी। हाईवे के किनारे मिशन छाया से लेकर हर जिले में औषधि गुणों वाले चरक वन बनाए जा रहे हैं। तो यूपी में अलग अलग सरकारी विभाग को 35 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट यहां पर दिया गया है। अब देखते हैं कि किस विभाग को कितने पौधे यहां पर इस अभियान के जरिए लगाने हैं। तो वन विभाग को यहां पर 15 करोड़ से ज्यादा 15 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास, अगर देखिए आप, ग्रामीण विकास विभाग को 10 करोड़ पौधे यहां पर लगाने हैं। कृषि विभाग को करीब 3.25 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट दिया गया है और इसी तरह उद्यान विभाग को भी 1.5 करोड़ पौधे लगाने हैं और पंचायती राज विभाग को 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। तो ये बड़ी तादाद में पौधारोपण का काम यहाँ पर किया जा रहा है और कोशिश ये है कि इससे हरियाली यहाँ पर बढ़ाई जाए। एक पौधा माँ के नाम से ये अभियान जो है यहाँ पर चलाया गया है। उधर आप देखिए यूपी के 75 जिलों में कहीं मंत्री तो कहीं विधायक और जिला अधिकारी ने पौधारोपण के लक्ष्य को हासिल करने में वो जुटे हुए हैं। आपको गोरखपुर से मैनपुरी तक हम दिखाते हैं किस तरह से इस अभियान के जरिए ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। सिर्फ प्रयागराज शहर में ही 82 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। आम लोगों के साथ साथ जिला प्रशासन और मंत्री से लेकर विधायक तक इस लक्ष्य को पूरा करने उतर गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, एक जन आंदोलन बना और 82.5 लाख पेड़ लगाने का यहाँ लक्ष्य था। उत्तर प्रदेश के हर जिले में पौधरोपण किया गया। मैनपुरी में प्रशासन की मदद से 34 लाख पेड़ लगाए जा रहे हैं। आज पूरा देश एक पेड़ माँ के नाम लगा रहा है और यही संदेश हम जन जन तक, घर घर तक और अपने बूथ तक और अपने बच्चों को, जो स्कूली बच्चे हैं, उनको देना है। इस अभियान के तहत मथुरा के 36 पौराणिक और प्राचीन वनों को भी शामिल किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 5.5 लाख पौधे लगाए गए और प्रदेश की 13 प्रमुख नदियों के कैचमेंट एरिया में 3.83 करोड़ पौधे लगाए गए। एक पेड़ माँ के नाम के इस महाअभियान में जुड़ने वालों का हौसला बढ़ाने के लिए सरकार उन्हें सम्मानित भी यहाँ पर कर रही है। अब देखिए आप, किसानों को कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट दिए गए हैं। नवजात शिशुओं के नाम पर पौधा लगाने पर ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। पौधों की जियो टैगिंग यहाँ पर की जा रही है और पौधों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग भी की गई है। गौ आश्रय स्थलों में छांव देने के लिए पौधारोपण हो रहा है। नीम, पीपल और पाखड़ के पेड़ यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अभियान में आम जनता, स्वयंसेवी संगठन, एनजीओ और स्कूल कॉलेजों की भागीदारी है। पूरे देश में 100 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया और यूपी में 35 करोड़ पौधे लगाए जाने। राम मंदिर मामले की अब बात करते हैं। देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि एसआईटी की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। राम मंदिर चंदा चोरी पर बड़ा अपडेट निकल कर आया है। संगठित तरीके से यहां पर चोरी की जा रही थी। हर सुबह फोन पर प्लान बनाया जाता था। अविनाश और मनीष नोट छिपाते थे और अनुकल्प और करुणेश लवकुश कैमरा छिपाया करते थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे साजिश की परतें भी खुलती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी मौका पाकर चोरी नहीं करते थे, बल्कि चोरी से पहले पूरी प्लानिंग की जाती थी। सुबह फोन पर रोल तय होते थे। कौन नोट निकालेगा, कौन पैसे छिपाएगा, कौन सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा होगा। अविनाश और मनीष नोट छिपाते थे। अनुकल्प, करुणेश, लवकुश कैमरा छिपाते थे ताकि चोरी की तस्वीरें साफ रिकॉर्ड ना हो सके। सूत्रों के मुताबिक चोरी की रकम बाद में आरोपियों में बांटी जाती थी, लेकिन कई बार अविनाश अपने पास सबसे बड़ा हिस्सा रख लेता था। एसआईटी की जांच में ये भी सामने आया है। तो देखा आपने किस तरह बाकायदा प्लान बनाकर ये काम यहाँ पर किया जा रहा था। इस बीच कर्नाटक के बेलगावी में आरएसएस के वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर चिंता व्यक्त की गई।
In the meeting, everyone expressed grief over the incident of irregularities in counting of the donation of box offerings at the Sri Rama Janmabhoomi Mandir and expressed confidence that the ongoing SIT and police action initiated at the request of Tirtha Kshetra Nyas will reach a decisive turn. It was expected of Tirtha Kshetra Nyas to ensure that no such incident happen in future which could hurt the reverence and the deep faith of all Ram Bhaktas towards the Ram Mandir. आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं 4 बजे की क्राइम से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें। असम में नष्ट की गई 472 करोड़ की ड्रग्स। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बोले किंगपिन का करेंगे पूरी तरह खात्मा। गुरुग्राम एनकाउंटर का नया वीडियो आया सामने। पुलिस के साथ मुठभेड़ में रात भर गूंजी गोलियां। दीपक नांदल गैंग के 4 शूटर हुए थे ढेर। तुषार शर्मा की फंदे की बेल्ट पर मिले स्किन टिश्यू। एम्स दिल्ली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। सीबीआई को सौंपी 11 पन्नों की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में पुलिस बदमाश मुठभेड़, 4 शातिर लुटेरे दबोचे गए। लूट और चोरी की कई वारदातों का खुलासा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली से लॉरेंस गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। लूट और फिरौती के मामले में इनकी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। रोहिणी पुलिस ने इनको यहां पर गिरफ्तार किया और पकड़े गए 2 शूटर्स यूपी के आजमगढ़ के बताए जा रहे हैं और बड़ी वारदात की फिराक में ये लोग यहां पर लगे हुए थे। दिल्ली में कई इलाकों की रैकी भी इन लोगों ने की थी। तस्वीरों में दिखाई दे रही है वही शूटर हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग सिर्फ शूट आउट ही नहीं करता था, बल्कि वसूली के लिए टारगेट की रैकी कराता था। गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल सेल ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक साथ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक, 3 आधुनिक पिस्टल और 26 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं इस केस में और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इनसे 3 पिस्टल और 26 राउंड्स रिकवर हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों के तार कुख्यात अनिल पंडित गैंग से जुड़े होने की बात सामने आई है। अब दिल्ली पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है और किन किन अपराधी गिरोहों से इनके संबंध हैं। अब इन शूटर के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जो 3 शूटर गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक यहाँ पर इन्हें लूट और एक्सटॉर्शन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 शूटर आजमगढ़ के हैं जबकि 1 दिल्ली का बताया जा रहा है। और ये सभी जो हैं, ये देखिए आप, हाल ही में जेल से बाहर आए हैं और जेल जाने से पहले एक बड़ी वारदात इन्होंने की थी। दिल्ली में कई जगहों की रैकी ये लोग कर चुके थे और दिल्ली में एक होटल में रुके हुए थे। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग यहाँ पर ये कर रहे थे मिलकर, और पहले भी कई लोगों से 5-5 करोड़ की फिरौती ये लोग मांग चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई, अनिल पंडित, दीपक बॉक्सर गैंग से इनके तार जुड़े हुए हैं, जो अब पूछताछ में तमाम बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। देखिए, कनाडा के टोरंटो शहर में जश्न के बीच सड़क पर फायरिंग हुई और इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग इसमें घायल हुए। गोली चलने से मौके पर भगदड़ मच गई। तो कनाडा में जिस वक्त ये मामला देखने को मिला, उस वक्त देखिए आप, लोग वहां पर मौजूद थे और जब गोलियां यहां पर चली तो उसके बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग इसमें घायल हुए। मौत का खौफ था, भगदड़ मची थी, लोग जान बचाकर बेतहाशा भाग रहे थे। अफरा तफरी मची थी। पुलिस के अलावा राहत और बचाव टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला। बेहोश और घायल हुए लोगों को जवान CPR देते नजर आए।
ये गोलीबारी के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। भीड़ के बीच धुएं का मंजर देखा जा सकता है। देखा आपने किस तरह से अफरा तफरी का माहौल यहां पर पैदा हो गया। टोरंटो पुलिस ने इस पूरे इलाके को इसके बाद यहां पर घेरा और लोगों को शूटर से सावधान रहने की हिदायत दी। फंसे लोगों को यहां से निकाला गया और कुछ ही देर में पूरे इलाके को सुरक्षित कर लिया गया। ये गोलीबारी से चंद सेकंड पहले की तस्वीरें हैं। कोई अफरा तफरी नहीं, लोग जश्न में डूबे थे। तभी गोली चलने की आवाज आती है, सब भागने लगते हैं। गोलीबारी सेंट क्लेयर एवेन्यू वेस्ट और अर्लिंगटन एवेन्यू के पास हुई। इस जगह पर सालसा ऑन सेंट क्लेयर उत्सव चल रहा था, जो लैटिन कल्चर से जुड़ा एक सांस्कृतिक उत्सव है। वारदात के बाद यहाँ पुलिस का भारी जमावड़ा दिखा। लोगों को मौके से दूर रहने की हिदायत दी गई। टोरंटो उत्तरी अमेरिका के सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर फायरिंग करना और लोगों को निशाना बनाना, ऐसे मामले अमूमन यहाँ नहीं देखे जाते। उत्सव के दौरान इतनी बड़ी वारदात से पुलिस और प्रशासन भी हैरान है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर गोलीबारी की गई, उसके बाद अफरा तफरी वहां पर हो गई। लेकिन जहां पर यह सब हुआ वो एक पुराना फेस्टिवल है, सालों से यहाँ पर होता आ रहा है और ऐसे में इस तरह की वारदात को लेकर कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 4 बजे की राजनीति से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राम मंदिर में पिछले 8 महीने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई है। ये पूरा सिस्टम डकैतों और चोरों को बचाने में लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा ने सभी पार्टियों से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग में शामिल होने की अपील की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन शुरू किया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर कहा कि लोगों के इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में यूसीसी मसौदे की समीक्षा के लिए 9 सदस्यीय समिति बनाए जाने पर कहा कि यूसीसी को बंगाल सरकार पहले ही बिल के तौर पर पेश कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां पर ब्रांडेड पानी की बोतल में तेजाब भरा हुआ मिला। तेजाब को पानी समझकर एक लड़की ने यहां पर पी लिया। पीड़ित की हालत अब बिगड़ गई है, उसे अस्पताल इसके बाद ले जाया गया। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जो सीसीटीवी वहां पर लगा हुआ था उसमें 2 महिलाएं बैठी हुई नजर आ रही हैं और इस बात से बिल्कुल अनजान कि इस बोतल के अंदर क्या है। वो इसको पानी समझकर पीती हैं और उसके बाद इस लड़की की तबीयत बिगड़ जाती है। ज्वेलरी शॉप पर ये लड़की खरीदारी के लिए पहुंची थी। प्यास लगने पर दुकानदार से पानी मांगा। बगल की कन्फेक्शनरी शॉप से पैक पानी की बोतल आई। पहला घूंट पीते ही पीड़िता की चीख निकल गई। ब्रांडेड पानी की बोतल में तेजाब भरा था। पीड़ित की हालत बिगड़ने लगी। फिर एम्बुलेंस बुलाई गई। बमुश्किल वो गाड़ी तक पहुंच पाए। एम्बुलेंस के अंदर भी तबीयत बिगड़ रही थी, संभालना मुश्किल हो रहा था। स्थानीय अस्पताल में इलाज हुआ। पीड़ित बुरी तरह से घबराई हुई। फिर खराब हालत के मद्देनजर हायर सेंटर रेफर किया गया। सवाल है, पानी की बोतल में तेजाब कैसे पहुंचा? पुलिस तफ्तीश में लगी है। कन्फेक्शनरी शॉप से तेजाब की कुछ और बोतलें बरामद हुई हैं। संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरें लेकर आपके लिए हाजिर होते हैं। कई मत आगे बढ़ते हैं और बात मिडिल ईस्ट की करते हैं। देखिए, पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच बड़ी खबर आ रही है। ईरानी मीडिया ने एक बड़ा दावा कर दिया है। मंगलवार को मुश्तबा खमेनी अब सामने आएंगे। सुप्रीम लीडर की प्रार्थना सभा में वो शामिल हो सकते हैं। 14 जुलाई को शाम 5 से 7 बजे के बीच वो इस शांति सभा में शामिल हो सकते हैं। और जब से मुश्तबा खमेनी को सुप्रीम लीडर वहां पर बनाया गया है, तब से ही वो सामने नहीं आए हैं और इस बात को लेकर चर्चाएं थी कि कब वो सामने आएंगे। और अब ये जानकारी आ रही है कि
आयतुल्लाह खमेनी की शांति सभा में मुश्तबा शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम लीडर की प्रार्थना सभा में वो शामिल होंगे और 14 जुलाई को शाम 5 से 7 बजे के बीच ये सभा यहां पर की जाएगी। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को एक बार फिर से बंद करने का दावा किया है और IRGC नेवी ने यह दावा किया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया और अब तक अमेरिका के क्षेत्र में दखल देना जब तक अमेरिका बंद नहीं करता है तब तक किसी भी जहाज को यहां से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। यानी एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इन दोनों मुल्कों के बीच में तनाव की सबसे बड़ी वजह बनता हुआ दिख रहा है। सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन पर एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। IRGC नेवी ने ऐलान किया है कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य को अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा। IRGC ने कहा कि अमेरिका और विदेशी ताकतों के दखल की वजह से पैदा हुई सुरक्षा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और जब तक अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी हस्तक्षेप बंद नहीं करता तब तक किसी भी जहाज को इस जलडमरू मध्य से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। IRGC ने चेतावनी दी कि अगर इस फैसले को बहाना बनाकर ईरान के खिलाफ कोई नई सैन्य कार्रवाई की गई तो उसका बड़ा जवाब दिया जाएगा। इससे पहले IRGC ने एक जहाज पर चेतावनी के रूप में कार्रवाई की थी, जिसके बाद समुद्री मार्ग को बंद करने की घोषणा की गई। फिलहाल दुनिया की नजरें एक बार फिर खाड़ी क्षेत्र पर टिक गई हैं, क्योंकि होर्मुज़ में बढ़ता तनाव वैश्विक स्तर पर बड़े आर्थिक और सामरिक असर पैदा कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसी जगह है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, क्योंकि क्रूड का एक बड़े हिस्से की आवाजाही इसी रास्ते से होती है, इसलिए पूरी दुनिया से प्रभावित होती है और ऐसे में सबकी नजर इस बात पर यहाँ पर टिकी हुई है। अब ईरान ने फैसला लिया तो उसके बाद देखिए आप क्या हो रहा है। ईरान की हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने के बाद अब पश्चिम एशिया में फिर से जंग शुरू हो गई है और अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर नए सिरे से हमले करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव की नई कहानियां बयां कर रही हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान में की गई एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया है, जिसमें सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हमले करते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पश्चिमी ईरान के खोबाद इलाके में मौजूद नए सैन्य बेस पर हमला किया गया। वहीं ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने भी रिपोर्ट दी कि खोबाद शहर में दुश्मन के मिसाइल गिरे। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब खाड़ी क्षेत्र पहले से ही भारी तनाव का सामना कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ रही सैन्य गतिविधियों ने पूरे पश्चिम एशिया की चिंता बढ़ा दी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात नहीं संभलते तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि वैश्विक तेल सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। उधर दुनिया की निगाहें अब तेहरान और वाशिंगटन पर टिकी। अब देखिए अमेरिका हमले कर रहा है तो ईरान भी इसका जवाब दे रहा है। दूसरी तरफ ईरान की सेना ने भी अमेरिकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। IRGC ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अब टारगेट करना शुरू कर दिया है और इसका वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया है। पश्चिम एशिया जंग अब और खतरनाक मोड़ लेती दिखाई दे रही है। अमेरिका के लगातार हमले के जवाब में ईरानी सेना ने बड़ा पलटवार किया है। दावा किया गया है कि ईरान ने ड्रोन हमले की नई लहर शुरू करते हुए कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत में अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद डिपो और एक सैन्य रडार साइट को टारगेट किया गया। वहीं दूसरी तरफ बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य संचार केंद्र और रडार साइट पर भी ड्रोन हमले किए जाने का दावा किया गया है। इस हमले में खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जवाबी हमले का सिलसिला नहीं रुका तो इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि यहाँ तो बातचीत की कोशिश हो रही थी, फिर पश्चिमी एशिया में जंग की फिर से शुरुआत क्यों हो गई? आपको जल्दी से अब ये भी हम बता देते हैं। देखिए 7 दिन में तीसरी बार ईरान पर अमेरिका ने बमबारी यहाँ पर कर दी है और इस बार ईरान ने हॉर्मुज़ में साइप्रस के शिप पर अटैक दरअसल किया और यूएस ने दावा किया कि ईरान के अटैक से शिप में आग लग गई थी। जवाब में अमेरिका ने ईरान पर अब नए हमले करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के कई शहरों में धमाके किए हैं और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यहाँ पर कहा कि ईरान को इसकी कीमत अब चुकानी पड़ेगी।
गालिबाफ बोले हैं कि धमकी और जबरन वसूली का दौर अमेरिका को खत्म करना चाहिए। खाड़ी में बढ़ते तनाव पर यूएन महासचिव ने भी चिंता जाहिर की। अब देखिए आप कहां पर ये लड़ाई एक बार जाती है फिर से, क्योंकि काफी वक्त तक तनाव यहां पर रहा था, उसके बाद बातचीत की कोशिश हुई थी, लेकिन वो सब अब दोबारा से विफल होता हुआ यहां पर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फीफा की। देखिए डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंच गई है और अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को एक्स्ट्रा टाइम में 3-1 से हराकर अंतिम 4 में जगह बना ली। स्विट्जरलैंड के खिलाफ पहले क्वार्टर फाइनल का पहला गोल अर्जेंटीना की ओर से एलिटा ने 10वें मिनट में ही कर दिया, लेकिन 67वें मिनट में स्विस ने वापसी की और डेनेंडोई के गोल ने दोनों टीमों को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों ने एक दूसरे पर लगातार हमले बोले। 72वें मिनट में एम्बोले को रेड कार्ड की वजह से स्विस टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेलती रही और 90 मिनट तक मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में अल्वारेज ने गोल के जरिए अर्जेंटीना को 2-1 से बढ़त दिला दी। आखिरी लम्हों में अर्जेंटीना के लोटेरो मार्टिनेज ने किया और मेसी की टीम फिर से सेमीफाइनल में पहुंच गई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में 1966 की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। इसके साथ ही नॉर्वे का वर्ल्ड कप में सुनहरा सफर भी यहां पर थम गया है। और क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के साथ वाइकिंग रो ने भी अब वतन वापसी कर ली। मायामी में खेले गए इस रोमांचक क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे ने पहला धावा बोला। 36वें मिनट में एंड्रियास सेड्रूप के गोल के जरिए नॉर्वे ने मैच में बढ़त बना ली। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड के मिडफील्डर जूड बेल्जियम ने पहले हाफ में इंजरी टाइम में गोल कर इंग्लैंड को बराबरी पर ला दिया। 90 मिनट तक मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। फिर दूसरे हाफ में एक्स्ट्रा टाइम में 93 मिनट में एक और गोल ठोक दिया। फिर आधे घंटे तक इंग्लैंड के सॉलिड डिफेंस ने इस बढ़त को कम नहीं होने दिया। 8 साल बाद इंग्लैंड ने पहली बार और वर्ल्ड कप में कुल चौथी बार सेमीफाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में अब पूर्व चैंपियन इंग्लैंड की टक्कर डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना से होगी। अब बात क्रिकेट की करते हैं। देखिए टीम इंडिया के लिए इंग्लैंड का दौरा इस बार बहुत खराब रहा है। इंग्लैंड ने 5वें टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को हरा दिया और ये मुकाबला हारते ही इंडिया के नाम कई ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड बन गए हैं जिसे टीम या फैंस कभी याद नहीं रखना चाहेंगे। गौतम गंभीर की रणनीति और कप्तान श्रेयस अय्यर की किस्मत पर भी सोशल मीडिया पर अब जमकर चर्चा हो रही है। साउथहैम्पटन में इंग्लैंड के खिलाफ 56 रनों से हार टीम इंडिया की मौजूदा दौरे पर पिछले 15 दिनों में लगातार दूसरी सीरीज की हार है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर व्हाइट वॉश के साथ ही टीम इंडिया की नंबर 1 की कुर्सी छिन गई है और इंग्लैंड को आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर 1 का तमगा हासिल हो गया है। भारतीय टीम नंबर 2 पर खिसक गई है। कप्तान हैरी ब्रुक की टीम ने भारतीय टीम को 4-0 से शिकस्त दी तो आयरलैंड ने भारत को 2-0 से धो डाला। पूरे दौरे पर टीम इंडिया के न बैटर चले न बॉलर। फील्डिंग में तो खुद श्रेयस अय्यर तक ने उंगलियां उठा दी है। वहीं पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर, अंबाती रायडू और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ग्रेम सोन समेत कई दिग्गजों का मानना है कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के टैलेंट को संवारने में टीम मैनेजमेंट बड़ी गलती कर रहा है। बीसीसीआई कोच गौतम गंभीर के साथ खिलाड़ियों के प्रदर्शन को रिव्यू करने की तैयारी में है। नजर इस बात पर भी टिकी है कि बीसीसीआई आगे क्या एक्शन लेगा।